तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सीरीज़ जो हमने शुरू की है, उस सीरीज़ को हम चलाते रहेंगे। बीच बीच में कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के विषय में कुछ संक्षेप में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और टीजीटी में मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेनेसा से लेकर के मॉडर्न एज तक में पूछे जाते हैं। ओल्ड इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एंग्लो सेक्शन का पीरियड कब से होता है, या फिर ये एंग्लो सेक्शन क्या थे। तो ये लोग ट्राइब थे। सेक्शन जो है ये एक तरह की ट्राइब थी और ये लार्जेस्ट ट्राइब थी और ये बहुत दिनों तक वहाँ पे रूल करते हैं। ये सब क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं जो है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब होता है? तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है 1066 में ये होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो बीओवुल्फ से होता है। बीओवुल्फ क्या है, कौन है, इसके राइटर कौन है? तो ये इसको माना भी जाता है कि बीओवुल्फ इज़ द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश इपिक कंसिस्टिंग ऑफ 3182 अल्टरनेटिव लाइन्स। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं, बाकी इससे बहुत क्वेश्चन नहीं होता है। तो फिर इसके बाद मिडल इंग्लिश पीरियड जो आता है, इसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मेन इसमें जोफ्री चौसर इसी एज से आते हैं। तो जोफ्री चौसर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन उनसे जो होता है कि जैसे उनका कंटरबरी टेल्स है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। और बस इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको मतलब इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो रेनेसा एज से होते हैं। तो हम रेनेसा एज से शुरू करते हैं। अच्छा, रेनेसा जो है ये एज जो है इसको शुरू कब से माना जाता है? तो ये 1500 से इसको शुरू माना जाता है और 1660 तक ये चलता है। 1660 के बाद रेस्टोरेशन एज आ जाता है। तो रेनेसा एज को भी जो है हम 3 से 4 पीरियड में इसको अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं। अलग अलग सेक्शन का मतलब ये है कि ये 15,000 से 1616 तक 4-5 राजा बदलते रहे, और जो राजा जैसे बदलता रहा तो वो क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो जो राजा जैसे आता गया वो अपने हिसाब से लिटरेचर को, साहित्य को लिखवाता गया, या फिर वो साहित्य उससे प्रभावित होता रहा। तो वो अलग अलग एज में हम उसको बांट देते हैं। इसमें रेनेसा में जो सबसे पहला एज आता है वो है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के पहले जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको ट्यूडर एज बोला जाता है, कि एलिजाबेथन एज से पहले कौन सा एज था? तो एलिजाबेथन एज से पहले ट्यूडर एज आता है, ट्यूडर पीरियड। तो उसके बाद जो है एलिजाबेथन एज आता है। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक चलता है और इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों बोला जाता है, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और बात में जैसे इसमें माना ये जाता है कि एलिजाबेथ जो है वो एक दैवीय रूप थी, देवी स्वरूप थी। वो इंग्लैंड की के वर्चस्व को, उपलब्धियों को बढ़ाने में
उनका एक दैवीय रूप बड़ा ही सहायक होता है। और ड्यूरिंग दिस इरा इंग्लैंड एक्सपीरियंस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाइल द आर्ट्स फ्लोरिस्ड। मतलब पूरा इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है इस टाइम पे। और इस समय जो ग्रोथ होता है, कई थिएटर खुलते हैं, लिटरेचर थिएटर्स खुलने लगते हैं, अच्छे अच्छे वर्क आने लगते हैं, और राइटर्स जो होते हैं उनको फ्री मतलब उनको सपोर्ट किया जाता है। फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, वेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी बीट्स जो आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लीली, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस कीट, ये जो बड़े बड़े नाम सबसे पहले हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, ये सारे नाम एलिजाबेथन एज से हैं। और ये सारे राइटर जो अपने आप में एक उपलब्धि हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों बोला जाता है। अच्छा, इसमें जो एलिजाबेथन एज है ये रैपिड ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट कॉमर्स के फील्ड में, और जो है कि वो वार जो स्पेन जो था वो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता था। तो रानी जो थी आते ही उनके जो है स्पेनिश आर्मडा होता है, स्पेन से, और इंग्लैंड की लड़ाई होती है। और ये लड़ाई जो है 1588 के आसपास होती है। 1588 में ये लड़ाई होती है। हर बार स्पेन जो इंग्लैंड को रहता है, और इस बार इंग्लैंड जो है स्पेन को बड़े बुरे तरीके से डिफीट करता है। और इसमें ये माना जाता है कि इंग्लैंड जो है स्पेन से लड़ने के लिए 1 या 2 दिन पहले ही तैयार होता है, लेकिन रानी मना करती है कि नहीं, हम लोग 1 दिन बाद लड़ेंगे। एक समय बताती हैं रानी कि हम लोग इस समय में चल के लड़ाई करेंगे। ऐसे में जो है लड़ाई से पहले ही बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे स्पेन की जो भी नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, वो पानी में ही डूब जाती हैं या पानी में इधर उधर बिखर जाती हैं। और इसके बाद इंग्लैंड उन पर आक्रमण करता है और बड़े आसानी से और बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। तो ये स्पेनिश आर्मडा भी रानी को एक अलग वे से देखने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, ऐसा माना जाता है। फिर इसके बाद जो है इस एज में राइटर्स, मैंने बताया कि आपको, ये जो है बड़े बड़े राइटर आते हैं। इसमें रॉयल एक्सचेंज होता है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो इस्टेब्लिश होता है इंग्लैंड में। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज जो आज भारत में इस समय पॉपुलराइज्ड है, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है इंग्लैंड में 1565 में ही इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद एंग्लो स्पेनिश वार होता है, स्पेन और इंग्लैंड लड़ते हैं। स्पेनिश आर्मडा होता है, वो भी जो है इंग्लैंड जीतता है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक बैक टू बैक। अच्छा, थिएटर की बात कर लें हम। इस एज में जो है बहुत सारे जो है थिएटर आते हैं। रेड लायन थिएटर जो सबसे पहले आता है 1567 में, रेड लायन थिएटर। फिर इसके बाद जो है कर्टन थिएटर, ग्लोब थिएटर, ये एक के बाद एक। ग्लोब थिएटर 1599 में आता है, जिसमें शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान होता है। शेक्सपियर उसके लिए लिखते रहते हैं। और जो मतलब इस समय द पीरियड प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। तो इस तरीके की चीज़ें इस एज में आती हैं, और इसके वजह से ये एलिजाबेथन एज बहुत ही पॉपुलराइज होता है, बहुत फेमस होता है, और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एज माना जाता है। इस एज के बाद जो है जैकोबियन एज आता है। जैकोबियन एज ये 1603 से 1625 तक इसको माना जाता है। और ये जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट के डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट थ्रोन पे आते हैं, और जेम्स फर्स्ट के नाम से ही इस एज को जैकोबियन एज बोला जाता है। द टर्म जैकोबियन इज ऑफन यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ जैकोबियन आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, डेकोरेटिव आर्ट्स। तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जैसे माना जाता है कि
अब कोई भी राइटर है तो एक एज में तो फिक्स होके नहीं रहता है। शेक्सपियर जो है मेनली उनको एलिजाबेथन एज में माना जाता है, लेकिन जो शेक्सपियर के अच्छे वर्क हैं, अच्छे वर्क नहीं मतलब अच्छे, शेक्सपियर के तो सारे वर्क अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे किंग लियर, मैकबेथ और द टेम्पेस्ट, ये जो वर्क हैं, किंग लियर 1605 में आता है, मैकबेथ 1606 में आता है, टेम्पेस्ट 1610 में आता है। तो ये जो वर्क आते हैं ये जैकोबियन एज में आते हैं। जैकोबियन एज जेम्स फर्स्ट के नाम पे पड़ता है। ये 1603 से 1625 में शुरू होता है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इस एज से रिलेटेड हैं। अच्छा, मास्क जो होता है, मास्क एक फेमस टर्म होता है, वो भी इस एज में पॉपुलराइज्ड होता है मास्क। और इसमें फ्रांसिस बैकन इस एज में आते हैं। किंग जेम्स का बाइबल आता है। फ्रांसिस बैकन के बारे में जैसा माना जाता है कि वो एक एथिस्ट थे, और एथिस्ट के साथ साथ वो साइंटिस्ट भी थे। वो मेनली वो साइंटिस्ट थे और वो एथिस्ट भी थे। ये दोनों ये भ्रामक चीज़ें होती हैं, मतलब भ्रामक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। लेकिन फ्रांसिस बैकन हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, हु इज़ आल्सो अ फेमस साइंटिस्ट। ओके, अब इसके बाद जो अगला एज आता है वो आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज जो है वो 1625 से 1649 तक होता है। कैरोलिन एज वो चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे पड़ता है। चार्ल्स फर्स्ट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्लोस, द लैटिन वर्जन ऑफ चार्ल्स। चार्ल्स को लैटिन वर्जन में कार्लोस बोला जाता है, और इसी कार्लोस के नाम पे एज का नाम पड़ गया कैरोलिन एज। दिस वॉज द टाइम ऑफ इंग्लिश सिविल वार फॉट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द किंग एंड कैवेलियर्स। ये मेनली जो ये एज था, ये बहुत द्वंद्व का एज था। इसमें कैवेलियर्स और उनके बीच में सिविल वार शुरू हो जाता है। सिविल वार कैवेलियर्स और जो राउंड हेड होते थे, मतलब जिनको मेटाफिजिकल पोएट और कैवेलियर पोएट बोला गया, तो जो राउंड हेडेड थे उनको मेटाफिजिकल बोला गया। ये किंग के सपोर्ट में किंग के अगेंस्ट होते थे। कैवेलियर जो होते थे वो किंग के सपोर्टर होते थे। द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट नोन एज राउंड हेड एज मेटाफिजिकल जो है, ये लोग होते थे, जिसमें जॉन मिल्टन आते हैं। मतलब सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसमें जॉन मिल्टन आते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि मिल्टन इसी एज से अपनी राइटिंग शुरू करते हैं, मतलब इसी एज में मिल्टन अपनी राइटिंग की शुरुआत करते हैं। इट वॉज द टाइम आल्सो ऑफ द रिलीजियस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट एंड प्रोज राइटर्स रॉबर्ट ब्रटन एंड थॉमस ब्राउन। जो कैरोलिन एज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। इसमें मिल्टन अपनी राइटिंग शुरू करते हैं। इसमें रिलीजियस वार होता है। इसमें मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई होती है। और जेम्स फर्स्ट जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट के उसके खिलाफ होता है। अच्छा, इसके बाद जो है चार्ल्स फर्स्ट जो है ऐसे होता है। और इसी एज में जो है सन ऑफ वेन भी आते हैं, जिनको कैवेलियर को ही सन ऑफ वेन भी बोला जाता है। बेन जॉनसन की राइटिंग इसमें आती है। डेथ इज एन एडमायर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, सन ऑफ बेन। इस तरीके से ये कैरोलिन एज होता है। कैरोलिन एज के बाद जो है कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है, आल्सो नोन एज द प्यूरिटन इंटरगम। मेनली ये मिल्टन के ऊपर सेंटर्ड होता है ये एज। एक्सटेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ सिविल वार एंड एक्सकर्शन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट मारा जाता है यहाँ पे फर्स्ट इन 1649 टू द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की अंडर चार्ल्स सेकेंड के अंडर में ये शुरू करते हैं इन द क्रॉमवेल। और ऐसा माना जाता है कि कॉमनवेल्थ पीरियड के आते आते जो है मिल्टन बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको परेशान कर दिया जाता है। वो किंग के अगेंस्ट में होते हैं, तो इसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है। और ये कॉमनवेल्थ पीरियड
के बाद जो है ये एलिजाबेथन रेनेसा का ये जो है समाप्ति मानी जाती है। इसके बाद अगला पीरियड होता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, तो उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।